So guys, what we are going to do is we are going to see regression analysis and basically analysis of variance, and we need to see what we need to see is the components of the total sum of squares, and which is basically known as analysis of variance. That data के अंदर this looks like a jargon, जैसे फिजिकल डेफिसिट एक jargon है, अनोवा भी एक jargon लगता है मुझे. what it basically tells you is you have to see कि हमारा टोटल वेरिएशन जो डेटा में आ रहा है, जो y के अंदर टोटल वेरिएशन आ रहा है, उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, कितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके तरीके से हम देखते हैं. नाउ टू गिव यू इन स्पेसिफिक टर्म्स वी नो दैट summation yi square is equal to summation yi hat square प्लस समेशन ई आई स्क्वायर. ये क्लियर है. ये बेसिकली डेविएशन फॉर्म में लिखा है गाइस. दिस इज नथिंग बट एवरीथिंग जो हमने कैन समवन टेल मी कि व्हाट कैन आई राइट दिस गाइस. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? कम ऑन गाइस, इसको क्या लिख सकता हूँ? अंशिका नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स के टर्म्स में क्या लिखूंगा इसको? व्हाट विल दिस बी गाइस? टी एस एस. एग्जैक्टली, दिस विल बी टी एस एस. यस, this is TSS, this is your ESS, this is your RSS. Now what we are saying is that you can write this in this form. We can also write this as b2 square summation xi square plus summation ei square. मैंने उसको सिमिलर उसको फॉर्म में लिख दिया डेविएशन फॉर्म के अंदर. Now what we need to see is जब हम अनोवा टेबल बनाते हैं तो अनोवा टेबल के अंदर हम देखते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन. वी सी सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन यू हैव सम ऑफ स्क्वायर्स, you have degrees of freedom, and then you have mean sum of squares. This is how your basic ANOVA table is made. And let's write it down. So source of variation क्या है हमारे डेटा में? source of variation है एक due to regression, which is basically your explained sum of squares. What is this explained sum of squares? This explained sum of squares is summation yi hat square, which is basically also b2 square summation xi square. The degrees of freedom here is basically कि इसको निकालने के लिए हमें कितना वो लूज़ करना पड़ा, क्या कहते हैं, इसको पूरा निकालने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स लूज़ करने पड़े. इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, ठीक है, विच इज़ b2, ठीक है. उसका हमें उसको निकालने की ज़रूरत पड़ी है. इसीलिए यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी k माइनस वन, विच इज़ वन. हमारे पास टोटल जितने पैरामीटर्स होंगे, विच इज़ टोटल पैरामीटर्स इज k, टोटल पैरामीटर्स इज इक्वल टू k, ठीक है. वे इन दिस केस दो पैरामीटर्स हैं b1 और b2. द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस इज़, अगर आपके दो वेरिएबल हैं तो आपका उसको एस्टिमेट करने के लिए एक वेरिएबल यूज़ हो जाएगा. एंड द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इज़ नथिंग बट द सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस विल बी b2 summation xi square divided by 1. Then you have, I'll come to your questions on this. Then you have your unexplained squares, basically your due to residuals. Give me a moment guys. Yes guys, so due to regression, due to residuals, your this is called as RSS. हमें पता है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, summation ei square. The degrees of freedom is basically here n minus k, ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा n minus 2. and your MSS is summation ei square upon n minus 2, which is also equal to, ठीक है. ये आपका सोर्स ऑफ वेरिएशन है.
टोटल वेरिएशन क्या है, इस सब का सम, इस सब का इन दोनों का सम टोटल वेरिएशन होगा। टोटल वेरिएशन, total variation is summation yi square. Add this up, you will get n minus 1, and that's it. This is your this is how your table is made. Now let's see why this is important. पहली बात तो हम देखते हैं कि n minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और n minus 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये सारी कैसे हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज होती है बिकॉज टू कैलकुलेट वाई बार, ठीक है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो वाई बार आपको चाहिए, उसके लिए आपके 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज हो जाएगा। देन यू हैव, ये आपका क्यों लूज हो रहा है, ये आपका क्यों लूज हो रहा है, क्योंकि आपको B1 एंड B2 एस्टिमेट करना है, ये हमने देखा था। इसकी वजह से आपका 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज हो जाता है। देन अगेन आपका ESS के अंदर आपका 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज हो जाता है बिकॉज एज योर दिस इज गिवन, तो उसकी वजह से आपका 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज हो जाता है। देन बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, तो इसको ऐड कर लोगे तो आपका ये भी आ जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो f वेरिएबल के साथ क्यों पड़ता है, बिकॉज f वेरिएबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर योर ओवरऑल रिग्रेशन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड you need to understand 2-3 theorems, b you need to understand this f variable, because f variable is going to tell you ki how much of variation in your overall model that you are able to explain. It also talks about what is called as model robustness, ठीक है। So you need to see this f variable very carefully, f statistic very carefully, because ये आपको ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। अगर आपका f statistic जो है वो नल है, that means there is, you are not, your model in its entirety is a failure. So if I have to write this, your f variable is, definition of f variable is mean sum of squares of explained sum of squares and mean sum of squares of RSS. It basically tells you explained variance upon अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, कितना आप समझा पा रहे हो और कितना आप नहीं समझा पा रहे हो, टू गिव यू इन टू कंटेक्स्ट कि कितना समझा पा रहे हो और कितना नहीं समझा पा रहे हो। नाउ गाइज टेल मी दैट इफ what should be this ratio, this is a ratio, all of you must be understanding it, this is a ratio. what would you expect, अगर आपका मॉडल अच्छा है तो ये रेशो ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। we can also write this as which is equal to ठीक है, you can also write this as basically ना, ये रेशो जो होनी चाहिए, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एसेंस, टर्मिनोलॉजी भूल जाओ। what is this telling you? This is telling you कि आपका कितना आप मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हो और कितना नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। what do you expect will be a good model? what will happen to this ratio if the model is good, or what would you want this f value to be, guys? So I think if f tends to infinity तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जितना ज़्यादा हुआ। okay, do you guys agree कि जितना ज़्यादा f होगा, f जितना ज़्यादा होगा, f ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा एंड डिनोमिनेटर कम होगा। दैट मीन्स यू आर एबल टू एक्सप्लेन मोर देन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। अगर f 1 के अराउंड है गाइज, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मॉडल एक्चुअली। आप जितना एक्सप्लेन कर पा रहे हो उतना ही अनएक्सप्लेन्ड भी है आपको, मतलब इट्स 50-50 काइंड ऑफ अ थिंग। सो आपकी f जितनी भी ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होगा, विच इट विल शो यू दैट योर मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन समथिंग।
the moment f comes closer to 1, your not your ability your the model's ability to infer becomes small. यानी हम टोटल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी वेरिएबल्स ले लो. यू आर टॉकिंग अबाउट ESS ना, यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ओवरऑल मॉडल के बारे में बात कर रहे हो. सो एफ वेरिएबल गाइज टेल्स यू समथिंग अबाउट योर मॉडल रोबस्टनेस. आपका मॉडल कितना अच्छा है वो आपको बता देगा एफ. अगर आपका एफ स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट आ रहा है, दैट मीन्स योर मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन द वेरियंस, your overall variance in y because of the factors that you have taken. In other words, I'm just hinting this to you. Your null hypothesis. Can someone tell me what will be the null hypothesis of this f distribution? Null hypothesis of f क्या होगा? 0, but 0 of what? 0 is right, but 0 क्या? The null hypothesis of your model will be b1 is equal to b2 is equal to 0. Your model is absolutely useless. ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं सारे ज़ीरो हैं. एंड your alternative hypothesis is that not all parameters are 0. This is your alternative hypothesis. So when you say that we are able to explain something, when you say कि अगर मेरा मॉडल सिग्निफिकेंट है तो दैट मीन्स कुछ आपके पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं, ज़रूरी नहीं, कुछ नेगेटिव कुछ ज़ीरो भी हो सकते हैं, बट आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे. अगर सारे पैरामीटर ज़ीरो हो गए दैट मीन्स आपके एक्सप्लेन्ड वेरिएंस ज़ीरो है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पर्टिकुलरली मेड. नाउ to give you a certain sense of it, you should also understand the derivation of the f distribution. ठीक है, थोड़ा सा मैं statistics में जा रहा हूँ कि you understand what f distribution is. Now f distribution guys is a combination of a t distribution and a chi-square distribution. So do remember f distribution is a combination of t distribution and chi-square distribution. But even before we do this, we need to understand that how this entire theorems in statistics work. So if you go to, I'll walk you through those theorems guys. मैं कुछ theorems आपको भी करा रहा हूँ. So try to see these theorems, and these theorems again, these are not in your readings, but these will enhance your understanding of econometrics per se, statistics, and उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक्ड कैसे है. कुछ हमने थ्योरम्स ऑलरेडी कर लिए. नाउ सपोज योर z1, अब पहली थ्योरम क्या है, सपोज z1 z2 zn are normally distributed random variables, normally and independently distributed random variables. ठीक है, which means zi is this, कि एक particular zi ऐसा है, तो उनका जो sum होगा that will also be normally distributed with the mean as this and the variance as this. ठीक है, अगर उनका sum कर दोगे, so and basically you multiply each one of them with any particular constant, so the sum of all zi's will also be normally distributed. Linear combination of normally distributed variables is also a normally distributed variable. This is what we had done in the first few classes as well. Then if अच्छा अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट नॉट इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर कोवेरियंस का टर्म ऐड हो जाता है, दैट्स ऑल. ठीक है, आपका जो नया वेरिएबल बनेगा z, जो विच विल बी अ सम ऑफ दीज वेरिएबल्स, उस केस के अंदर आपका जो वेरिएंस का टर्म होगा दैट विल ऑल्सो हैड अ कोवेरियंस टर्म. देन द थर्ड, the relationship between a normal distribution and a chi-square distribution. This is also what we saw earlier, that if z1 and z till zn are normally distributed variables, each of them being standard normal, ये सारे के सारे standard normal variables हैं, then इनका जो sum है
वो एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा with degrees of freedom n, where n is the number of terms that are there in this addition. तो अगर आपके दो टर्म्स हैं z1 एंड z2, z1 और z2 हैं आपके, ये z1 भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, z1 भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है और z2 भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, और सॉरी z1 भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद 0,1 स्टैंडर्ड नॉर्मल, z2 भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब z1 का स्क्वायर ले लो, देन z2 का स्क्वायर ले लो, इनको आप ऐड कर दो तो आपका z1 प्लस z2 का स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज उसको आपने बोला कि वो एक a डिस्ट्रीब्यूशन है, a इज इक्वल टू z1 प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. दिस a distribution will have a chi-square distribution with degrees of freedom 2 because यहाँ पर दो टर्म्स का एडिशंस है, ठीक है. So the theorem says sum of squares of independent standard normal distribution has a chi-square distribution with degrees of freedom equal to the number of terms in that sum, ठीक है. So this is another theorem that we see. Then what we see is that if you add independently distributed chi-square distributions with ki degrees of freedom, then their sum also follows a chi-square distribution, ठीक है. That is your fourth theorem. वो इतनी theorem use नहीं होती. Third theorem is very important guys, and your first theorem is very important. Let's see your fifth theorem. Fifth theorem also becomes very important. Relationship between normal distribution and chi-square distribution. And ये अभी हम यूज़ भी करेंगे, and I'll show you कि how we are going to use it. Suppose z1 is a normal standard normal variable like this, and z2 follows a chi-square distribution, ठीक है, with n degrees of freedom. Then z1 upon under root of this z2 and k will have a t distribution. Now can someone tell me कि हमने ये कहाँ पढ़ा? Can someone tell me this? I'm hoping someone tells me about this. B1, B2 का कुछ याद आ रहा है? Guys, if you remember, हम जब B2 के बारे में बात कर रहे थे, जब हम उसे स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि B2 जो है वो उसको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है. तो B2 माइनस बीटा 2 अपॉन सिग्मा हैट अपॉन n माइनस 2, ये याद आ रहा है? सिग्मा हैट अपॉन समेशन xi स्क्वायर, याद आ रहा है गाइस? ये isn't this looking something like this? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सिमिलर फॉर्म का. एंड दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू के. ये आपको सिमिलर टर्म्स में दिखाई देगा, इसीलिए दोनों टर्म्स आपको काफ़ी सिमिलर दिख रही हैं. हमने जब टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी, ये जब हमने बात करी थी टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये देखो सिमिलर सी चीज़ें नहीं दिख रही आपको कि नीचे वाला जो टर्म है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वेरिएंस का, एंड इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो तभी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे, न्यूमरेटर में अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल होगा इसका ये जो होगा ये दिस विल बिकम अ टी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दिस ऑल्सो गोज थ्रू अ थ्योरम. देन दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस थ्योरम विद यू. देन if z1 and z2 are independent chi-square variables, chi-square का मतलब squared variance फॉर्म में कुछ चल रहा होगा, with k degrees of freedom and k2 degrees of freedom, then the variable f z1 upon k1 z2 upon k2 will have a f distribution with degrees of freedom k1 and k2. Can someone also relate कि हमने अभी कहाँ पढ़ा है? Have we done this? Yes, ref variable ESS upon degree of freedom upon. This is nothing but guys जो हमें अभी पढ़ा, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स के बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने लिखा n माइनस k माइनस 1. हमने RSS का पढ़ा,
degrees of freedom n minus k. So that means this will have a f distribution with degrees of freedom k minus 1 comma n minus k. Clear है guys? Again coming from a statistical theory, और मैं भी प्रूव करूंगा आपको ये, जैसे अभी टी के केस में किया. अभी तक यहाँ तक क्लियर है? ओके. देन your theorem 7 says that square of a t variable with k degrees of freedom has a f distribution with k1 is equal to 1 degrees of freedom in numerator and k2 is equal to k degrees of freedom in denominator. Basically you are saying that अगर कोई वेरिएबल है जिसका f है, जिसका न्यूमरेटर के अंदर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, z1 अपॉन 1 है ये, एंड z2 अपॉन एनीथिंग से k है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k है. This can also be written as t square with k degrees of freedom, and I'll show you this as well. Theorem 7. Theorem 8 says for a large denominator degrees of freedom, numerator times df numerator df times the f value is approximately equal to chi-square distribution with the degrees of freedom of the numerator. What we are saying is that अगर आपका डिनोमिनेटर का f का जो डिनोमिनेटर है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, ठीक है. Give me a moment guys. Yes, sorry guys, there was an urgent call. So what we are saying here is that if the denominator has a very large degree of freedom, we know हम f distribution को कैसे लिखते हैं, हम f distribution को लिखते हैं m comma n, where m is the degrees of freedom of numerator, n is the degrees of freedom of denominator. If your n goes to infinity, then m, which is the numerator degrees of freedom, into the f value that you have, has a chi-square distribution with m degrees of freedom. Just write down these theorems. These some of them will be used maybe later on, but a couple of them definitely will be used. ठीक है. For example, ये हम definitely use करेंगे, ये अभी मैं आपको use करके दिखाऊंगा. Let's see this, and you will not find this in the class notes or in the books. Let's write it down कि हम क्या बता रहे हैं. Now डेरिवेशन ऑफ f वेरिएबल. अब हम ये f वेरिएबल को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने बात करी f के बारे में. वी आर ट्राइंग टू डिराइव द f वेरिएबल. वी नो दैट दिस f वेरिएबल is with m degrees of freedom in numerator, n degrees of freedom in denominator, and we are saying it is a combination of two chi-square distributions, ठीक है, with m and n degrees of freedom. So let's see how this works. Suppose आपका एक z1 है. z1 we know is a standard normal variable, ठीक है. Suppose आपने कहा b2 minus beta 2 upon standard error of b2, ठीक है. What will be the distribution of z1 guys? Can someone tell me the distribution of z1? What will z1 look like? उसका distribution guys, आपने क्या किया है? z1 t, no guys, t distribution थोड़ा ना होगा. निकिता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ये तो z डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 0,1 है. अब नाउ यूज थ्योरम 3. z1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? थ्योरम 3 देखो जो आपने लिखा है, एंड टेल मी कि z1 3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. z1 स्क्वायर का chi square विद व्हाट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? k. अरे तो रटना बंद करो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अरे कितने टर्म्स ऐड करें इसके अंदर? एक ही तो टर्म है गाइज, एक ही तो टर्म है. तो जब एक ही टर्म है, b2 माइनस बीटा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू
xi square will have a chi-square distribution with 1 df guys. एक ही तो टर्म आपने ऐड किया है, इसके अंदर एक और टर्म ऐड कर देते तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते. यहाँ तक समझ में आया गाइज, हाँ कि ना? चलो नाउ लेट्स टेक अनदर z2. ठीक है, हमारे पास एक देख लो, एक न्यूमरेटर टाइप आ गया हमारे पास. ठीक है, अब z2 लेते हैं. हमने कहा z2 हमारा वेरिएबल है n-2 sigma hat square upon sigma square. What does this look like guys? What does this look like? What can I write this as? Okay, can I write this as this? Can I write this as this? What will this have? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा गाइज? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हमने पढ़ा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गाइज. यू रिमेंबर दिस ना? डिस्ट्रीब्यूशन हैज. I didn't find a reminders list. Do you want to create one? Okay, sorry. Siri just. Yeah. So this is summation. ठीक है. So and we know that the expected value. So this, if you remember guys, has a chi-square distribution with n-2 degrees of freedom. हमने यहाँ पर एक किया तो है guys. ये देखो. See this. ये हमने प्रूफ किया तो था. Summation this is equal to n minus this. Then and इसको हमने प्रूफ करके ये भी प्रूफ किया था. See this. Isn't this the same thing जो हमने कर रही है? And what we are essentially saying is n-2, this will have a chi-square distribution. What we are saying is this will have a chi-square distribution with n-2 degrees of freedom. Now if you see this, अब आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और एक के अंदर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और एक के अंदर आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो. कैन यू सी दिस एज वेल? कैन यू गेट दिस एलिमेंट एज वेल? व्हाट इज दिस टेलिंग यू? इसके अंदर ये वाला एलिमेंट क्या है कि कितना आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो. कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? कितना आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और इसमें अनएक्सप्लेन्ड वाला टर्म है कितना आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो. Isn't this जो f का हमारा होता है कि explained upon not explained, unexplained. So if you do, and these are independent of each other, what you do is you just divide these variables. You have this f variable z1 square divided by degrees of freedom 1 and z2 degrees of freedom n-2. This is going to have a f distribution with what degrees of freedom guys? f2 के parameters क्या होंगे? What will be m, what will be n? Let me write this down as well. b2 minus beta 2 whole square summation x I square ai square by n-2. What will this f have? इसका कैसे लिख सकता हूँ? m और n को क्या लिखूँगा गाइस? श्रेया मॉडगिल. श्रेया आर यू विद अस? कोई नहीं बता पा रहा. अर्पिता, वेयर इज अर्पिता? m is equal to 1 and n. So this is 1 comma n-2. Great. This is your this is what will be your f distribution. And can you now use theorem 8 and say something about this? Theorem 8 say, can I write this as t square n-2? So guys, what essentially I've showed you, okay, I know it's a little heavy class, but what essentially I've shown you is that when you have one variable, ये याद रखना, जब आपके पास जब आप सिंपल 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर होगे, तब आप t जो आपका t स्टैटिस्टिक आएगा उसका स्क्वायर करके सीधा f निकाल सकते हो. ध्यान रखना, this will only be case in case of 2 वेरिएबल रिग्रेशन. Why will this be the case only in 2 वेरिएबल रिग्रेशन? क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल रिग्रेशन में ये 1 होगा, बाकी किसी भी उसके अंदर ये 1 नहीं हो सकता, बिकॉज this essentially is k minus 1. तो अगर अभी 2 minus 1 था इसीलिए आपका ये 1 आ गया. अगर ये 3 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर हो जाएगा तो ये 2 हो चुका होगा. सो इन दैट केस दिस विल नॉट बी, आपको स्क्वायर नहीं कर सकते उसके लिए. सो what this essentially tells you is that this f ratio provides us a test statistic to test
you are able to capture significant amount of variance or not. ठीक है, so do remember this thing now guys. Now coming to other parts, again this thing was not there in your readings, I wanted to cover it. Let's talk about normality tests. How do you test for normality? फिर we'll go to prediction. Now we understood that UIs की नॉर्मैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स हमें EIs की नॉर्मैलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इन दिस सिस्टम इज बिल्ट अपॉन कि हम जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हाइपोथेसिस के B1 और वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि हमें BIs की या BJ की हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है. वी कैन फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BJ. ठीक है, एंड उसके पीछे असम्पशन चल रही है कि योर एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये इस तरीके से आपके एरर्स आने जो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे हैं. वी हैव शोन दिस इन द एग्जांपल हेयर एज वेल. ठीक है, नाउ what we are trying to see is that how do we test. There are certain statistical procedures to check for the assumptions of errors. So we have to use error to learn something about the normality of UI. तो हमारे पास EIs हैं, उसके बारे में उससे हम नॉर्मैलिटी देख सकते हैं. एक तरीका है कि आप एरर्स का आप बेसिकली एक हिस्टोग्राम बना लो. वो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? यू विल हैव कुछ पॉजिटिव एरर्स होंगे, कुछ नेगेटिव एरर होंगे, बट जो सबसे ज़्यादा एरर्स होंगे वो ज़ीरो के पास होंगे. सो इट्स समथिंग लाइक दिस ओनली. सबसे ज़्यादा एरर्स आपके ज़ीरो के पास आ रहे हैं. ठीक है, बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. बट हिस्टोग्राम जब आप इसको बनाओगे तो वो इस तरीके से आपका बन जाएगा. ये ज़ीरो है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. अगर आप एरर्स का हिस्टोग्राम बनाओगे तो सो इट शुड बी अ बेल शेप्ड कर्व with the center being zero. So एक ये तरीका है, उसी को हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी बोलते हैं. The other two tests is first the Anderson-Darling test. We will talk a little more about it later in the course. Anderson-Darling test, if we have time, I'll show you these tests through Python. I'll also show you Shapiro's test. Just write down a few names. AD test, Anderson-Darling test, then Shapiro-Wilks test, or you can probably search about them. ठीक है, these are basically tests to see the whether the variable is normally distributed or not. ठीक है, and once a variable is normally distributed, you can apply many things to it. So that's why these are very important. So that's why these tests become extremely important. But do remember, guys, this Anderson-Darling test should basically says that your underlying null hypothesis is normally distributed. ध्यान रखना that यहाँ पर assumption क्या चल रही है, यहाँ H0 क्या चल रहा है. H0 says normal distribution. So only if you reject their null hypothesis, यहाँ पर आपको do not reject करना पड़ेगा. Do not reject. You want do not reject. ठीक है, यूजली आप चाहते हो रिजेक्ट करना हाइपोथेसिस को, बट एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट, जॉक-बेयर टेस्ट, दोनों टेस्ट को आप चाहते हो कि वो डू नॉट रिजेक्शन वाले पोर्शन में आए, क्योंकि यहाँ नल हाइपोथेसिस अज्यूम कर रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है. ओनली इफ इट इज नॉट satisfying normal distribution, then only you will reject the hypothesis that okay, this is not normal distribution. Then what you do is there are certain kind of transformations that you can do to normalize your distribution. ठीक है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स. बट अगेन जस्ट टेलिंग यू कि यूजुअल केस में व्हेन यू चेक फॉर नॉर्मैलिटी, योर नल हाइपोथेसिस इज दैट इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ इट इज नॉट, इफ यू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, then you have something called power transformations. Again, not in your course, just I'm telling you कि just write it down. You have certain called power transformations. The work of power transformations is basically to kind of make your distribution symmetric again. Then you have the Jacques-Berer test. Jacques-Berer test is basically an asymptotic large sample test. ठीक है,
इट्स बेस्ड ऑन OLS रेजिडुअल्स के ऊपर बेस्ड होता है, बेसिकली EIs के ऊपर बेस्ड होता है, एंड it basically checks that whether your error terms are having a particular skewness or kurtosis. So if you remember from your statistics, आपका एक normal distribution होगा, उसका skewness 0 होगा और kurtosis 3 होगा, ठीक है. तो neither right skewed not left skewed. This is the test statistic of JB. JB test statistics is basically n upon 6 s square plus k minus 3 upon 4 का square. So this is your this is basically your skewness and kurtosis. Skewness, if you remember guys from your statistics, skewness is nothing but expected value of x minus mu cube upon sigma cube, and your kurtosis is the fourth moment from mean, x minus mu 4 upon expected value of x minus mu square का whole square or sigma 4. So this is how you define your skewness and kurtosis. And what JB test says is कि आपका null hypothesis में we will assume that S is equal to 0 and K is equal to 3. If you put S is equal to 0 and K is equal to 3, JB statistic becomes 0, which basically means that your null hypothesis assumes that you have a normal distribution. Only if this normal distribution, only if your JB statistic p value is extremely low, then you will reject your null hypothesis and you will say that the residuals are not normally distributed. ठीक है? And this will have with the 2 degrees of freedom. This has a chi-square distribution with 2 degrees of freedom. JB statistic. So this was about the basics, guys. Then what we have to do is a little bit about forecasting. ये हम कल की क्लास में करेंगे. We will do forecasting, and from forecasting onwards, we will then switch to our multivariable regression. And the moment we finish our multivariable regression, we will come to questions from this section, because there are a lot of questions and a lot of proofs asked in this part.